लीजिए दोस्तों, तहे दिल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको अपन सॉल्व करेंगे और इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसका जो व्यापक रूप है वो क्या है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद में इसके जो भी जितने सारे सवाल होंगे उन सभी को अपन आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो लगातार जुड़े रहे हमारे साथ ऐसा मैथमेटिक्स पर। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहली बात तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर यानी कि एक अचर वाले रैखिक समीकरण का जो टॉपिक था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। गणित में राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है चर राशि और दूसरी क्या होती है? अचर राशि। क्या होती है दोस्तों? चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। चर राशि की बात करें दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिसका मान जो है क्या होता है? अनिश्चित होता है। और अचर राशि में जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर बात करूं, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर x है, y है, z है, etc यानी कि आदि। x का मान हर सवाल के अंदर अलग अलग आता है या नहीं आता दोस्तों? आता है। y का मान हर सवाल के अंदर अलग आता है, z का मान हर सवाल के अंदर अलग आता है। यानी कि कुल मिलाकर बात सीधी स्पष्ट ये है कि चर राशियां अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होंगे वो A2 लगाकर कहां तक? Z तक। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी जो अक्षर होंगे वो किसमें आएंगे? चर राशियों के अंदर आएंगे। फिर बात करते हैं अचर राशियों की। तो अचर राशि के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 8, तो कभी किसी सवाल में आप 8 की जगह 9 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो ना। 8 की जगह क्या होगा? फिक्स 8 ही होगा। अगर किसी सवाल में किसी संख्या कोई मतलब किसी सवाल में 10 दे दिया तो 10 की जगह आप क्या 12 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो ना। यानी कि जितनी भी गणित की जो संख्याएं होगी, जितनी भी गणितीय संख्याएं होंगी वो किस में आ जाएगी दोस्तों? अचर राशि में आ जाएगी। ये तो बात हो गई अपनी राशियों के प्रकार की कि चर राशि और अचर राशि की डेफिनेशन। जिसका मान अनिश्चित होता है वो चर राशि आती है और जिसका मान निश्चित होता है वो अचर आती है। और चर राशि के उदाहरण ये हो गए और अचर राशि के उदाहरण भी हो गए। ठीक है, ये तो चर और अचर की बात हो गई। अब इसके बाद में जो है, जैसे कि यहाँ पर कहा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिसकी घात कितनी हो? एक हो। रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसकी घात क्या हो? एक हो। यानी कि दो चर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे? दो चर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर होंगे और रैखिक मतलब उन सब की घात भी कितनी होगी? एक होगी। उसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे, दो चरों वाला। ठीक है, तो देखना इधर ध्यान से। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इस पर बात करेंगे। जैसे कि कोई सवाल आ जाता है अपने सामने, 2x प्लस y और प्लस 2 बराबर 0। तो इसके अंदर अपने को फाइंड करना है a और b और c की वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है x के गुणा में क्या होता है? a होता है। x के गुणा में क्या है? 2 है, तो यानी कि a का मान कितना हो गया? 2 हो गया। y के गुणा में b, y के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या समझ सकते हो? 1 समझ सकते हो। इसका मतलब b का मान कितना हो गया? 1 हो गया। और फिर सिंपल जो संख्या होगी वो c, तो c का मान कितना हो गया? 2 हो गया। आया समझ में आपको? थोड़ा बहुत व्यापक समीकरण से अपन इसको कंपेयर करके, तुलना करके a और b और c के मान फाइंड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। जैसे कि दो सवाल लिख दूं मैं यहां पर। पहला 2x प्लस 3y बराबर में 2। दूसरा सवाल 3.2x प्लस 3 बराबर 0। a का मान निकालना, b का मान निकालना, c का मान निकालना। इधर भी a का मान फाइंड करना है, b का और ये c का। ठीक है, तो मैंने दो सवाल लिख दिए हैं। अब इसके अंदर से अपने को a b c के जो मान है वो फाइंड करने हैं। तो देखना कैसे फाइंड करते हैं अपन। x के गुणा में a होगा, x के गुणा में a का मान कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। फिर
y के गुणा में b होगा, तो y के गुणा में b, यानी कि b का मान कितना हो चुका है 3। फिर ध्यान रखना प्लस सी बराबर में हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब इधर जो भी संख्या है उसको कहां ले आओगे, इधर। तो यानी कि 2x + 3y और 2 इधर आएगा तो कुछ नहीं होगा, आगे प्लस मानते हैं, और प्लस का 2 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। फिर बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। तो ये हो गई समीकरण व्यापक रूप के रूप में, बराबर में 0 होना अनिवार्य है। तो यानी कि प्लस का 2 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी सी का मान क्या हो चुका है, माइनस का 2 हो चुका है। इज दैट क्लियर। इधर x के गुणा में क्या है a, तो a का मान कितना हो चुका है 3.2। फिर y के गुणा में b। दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या y दिख रहा है कि आपको, जो चीज है ही नहीं तो उसके गुणा में जो भी होगा वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। जो चीज ही नहीं है तो वो 0 ही मानी जाएगी। जैसे कि अगर ये ऐसे होता 3.2x + y + 3 = 0, तो इसके गुणा में तो अपन 1 मान सकते, पर भाई साहब y का पद ही नहीं है तो उसके गुणा में क्या मानोगे, 0 ही मानोगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो चुका है 0, यानी कि इसको ऐसा लिखेंगे 3.2x + 0.y + 3 = 0। वापस 0 × y 0 हो जाएगा। तो यानी कि b का मान क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, क्योंकि y का पद ही पूरा गायब था इसलिए उसका मान 0 होगा। बाकी गुणा में तो 1 मान सकते हैं। c का मान कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। तो ये हो चुके हैं कि a, b और c के मान कैसे निकालते हैं किसी समीकरण के अंदर। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जैसे 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण है ना, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, इनको सोल्व करना भी आपको बड़े अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। और यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे लगातार बड़े ज्ञान के साथ, तो आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 100% गारंटी लेता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना आ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो है इसको सोल्व करना यानी हल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। दोस्तों कितने हैं, 3 तरीके हैं। वैसे 3 क्या मानो आप, यहाँ पर 4 मान लो। कितने तरीके हैं, 4 तरीके। अब वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, अपन सारे तरीकों पर बात नहीं करेंगे, अपन केवल एक तरीके पर बात करेंगे। क्योंकि परीक्षा के अंदर जो है अपना जो मेन जो एग्जाम होता है उसके अंदर किसी भी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। 9th-10th में जो आते हैं उनमें तरीके पूछे जाते हैं, अपना जो भी अदरवाइज कहीं पर यूज होते हैं तो उनमें तरीके नहीं पूछे जाते। फिर भी अगर लगेगा अपने को तो अपन इनको भी पढ़ लेंगे, जो 9th-10th के भी काम आएगा और बाकी अन्य जो भी है उनके लिए भी जरूरी होगा। तो हल करने के 4 तरीके हैं दोस्तों, कौन कौन से देखिएगा आप जरा ध्यान से। पहला तरीका है ग्राफीय विधि। पहला तरीका कौन सा है, ग्राफीय विधि। दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा तरीका है विलोपन विधि और चौथा तरीका है वज्रगुणा विधि। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने की 4 विधियां हैं। एक है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणा विधि। ये 4 विधियां हैं। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर जो है अपन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल का जो टॉपिक है उसके अंदर अपन जो विलोपन विधि होगी, इस विलोपन विधि के माध्यम से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना जरूर अपन सीखेंगे। और आपको एकदम 100% जो गारंटी है कि आपको ये विलोपन विधि एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी। और इन सभी से ये नॉर्मली इजी पड़ती है, क्रॉस गुणा करवाने के बाद अपन आसानी से आंसर इसके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।